हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 से अध्याय 7 को, जिसका नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 2, 3 और 4 में हमने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। तो इसे समझने के लिए हमें चैप्टर आगे पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कई उच्च वर्ग भी रह रहे थे और कई निम्न वर्ग भी थे, है ना। तो इन्हीं में ही बहुत सारे अंतर ऐसे आ गए थे, जिस वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सामाजिक परिवर्तन अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आगे। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। तो श्रेणीबद्ध हो गया था समाज, है ना, अलग अलग वर्णों में विभाजित विभाजित हो गया था। और यह स्थिति तो सुल्तानों और मुगलों के काल में तो और भी ज़्यादा क्या हो गई थी, जटिल हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब सोचिए, एक राज्य में राजा एक प्रजा को चलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो वहाँ ज़्यादा लोग विकसित हो जाएंगे, विकास कर जाएंगे, या फिर जनजातीय समाज में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा जल्दी विकास करेंगे। तो ऑब्वियसली जहाँ जो राजा है, जहाँ पर राजतंत्र स्थापित है, तो वहाँ के लोग या फिर वो जो राजा हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा मजबूत बन जाएंगे, है ना। तो सामाजिक जो परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा था वो अलग अलग इसी वजह से मिल रहा था, है ना। तो किसी के पास बहुत सारी फैसिलिटी थी, किसी के पास ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। खानाबदोश का मतलब ही यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली, ठीक। खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारवाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? अब जनजातीय लोग कौन थे उसे यहाँ पर पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी या इतिहास में जनजातियों के बारे में इतना ज़्यादा इतिहास हमको देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर लिखित सामग्री जो है हमको
अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन जो विरासत में मिली हुई चीज़ें थी, जो अपने पूर्वजों से लोगों ने अपनाई थी, उन्हीं के बेसिस पे क्या बनी हुई है, इनका इतिहास बना हुआ है। और आज के टाइम पे भी इतिहासकार जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्हीं परंपराओं का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं इतिहास लिखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। इसलिए तो इसे क्या कहा गया था, खानाबदोश कहा गया था, क्योंकि इलाका और प्रभाव क्या होता था, बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। अब इनमें भी कुछ क्या थी, बहुत शक्तिशाली जनजातियां हो गई थी, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है गख्खर लोग, तो गख्खर लोगों में कमाल खान गख्खर जो था वो क्या हो गया था, बादशाह अकबर का क्या था, मनसबदार था। कौन, कमाल खान गख्खर। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। पश्चिमी हिमालयों में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक मानचित्र दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र, तो यहाँ पर ये दे रखा है प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र, और वहाँ पर जनजातियाँ भी दे रखी है। तो इसमें से प्रमुख देख लीजिए, बलूची है, गख्खर है, खोखर। गख्खर के बारे में अभी पढ़ा था, कमाल खान गख्खर, जो अकबर के टाइम पे मनसबदार भी रहा है ना। तो और वहीं पर ही भील है ना। कुछ प्रमुख जो जैसे कि गोंड है, चेर है, संताल है, मुंडा है ना, और खासी है, नागा है, अहोम है। तो ये सभी क्या हैं, प्रमुख क्या थी, जनजाति थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देख लिया, ये वाला मैप देख लिया जहाँ पर कुछ प्रमुख जनजातियाँ दे रखी हैं। ठीक है, जनजाति और उनके क्षेत्र के बारे में यहाँ पर दर्शा रखा है। ठीक, आगे देखते हैं, और इनके बारे में अभी कुछ जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। कुल, परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदार या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो वैसे तो कुल किसको कहते हैं, जो एक ही पूर्वज की क्या हो, संतान हो। लेकिन जनजातीय समुदाय ऐसे थे जो नातेदार या कुल संबंधी पे क्या करते थे, निष्ठा पर आधारित वो क्या होते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते होंगे, अपना उत्तराधिकारी केवल अपने ही वंश में होने वाले को नहीं बनाते होंगे। इसका मतलब ये है कि अलग से भी जो नातेदार या रिश्तेदार होते होंगे उनको भी बना दिया जाता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। बादशाह अकबर ने कब चेर लोगों पर हमला किया था, तो 1591 में। ठीक है, उसका सेनापति कौन था, राजा मानसिंह, किसका, अकबर का। ठीक, और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाएं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। तो अभी जितने भी पॉइंट आते जा रहे हैं आपको नोट डाउन करते हुए चलने हैं, कौन सी जनजाति कहाँ से बिलोंग कर रही है। ठीक है, कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो मानचित्र में भी हमने देखा था, इन्हीं सभी के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए
खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो जो उनके इलाके थे, जो जो उनके क्षेत्र थे, उनके बारे में पढ़ लिया है। किनके बारे में? जनजातियों के बारे में। आगे देखते हैं, खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। ठीक है, खानाबदोश और घुमंतु लोग मतलब जनजातियाँ किस तरीके से रहती थी। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते आते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ठीक है, क्या थे? व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा का मतलब भी वही होता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले। लेकिन ये लोग क्या करते थे? व्यापार भी करते थे। ठीक, उनका कारवां टांडा कहलाता था और इन्हीं का कारवां, बंजारों का कारवां क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। ठीक, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो सोचिए कितने किसी भी जो विशाल सेना होती थी वो कितना अनाज ढोते थे? 1 लाख बैलों का अनाज ढोते थे। ठीक है, अब यहाँ पर राइट साइड पॉइंट दे रखा है, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। ठीक, तो इस तरीके से हमने देख लिया यहाँ पर कि भ्रमणशील समूह और खानाबदोश लोग कौन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बंजारे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया है। अब किस प्रकार उसने बाजारों का वर्णन किया है यहाँ पर देख लेते हैं। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो जो ये अंग्रेज इतिहासकार था तो उसने ये वर्णन किया हुआ है किनके बारे में? खानाबदोश बंजारों के बारे में। ठीक है, जिसको हमने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं, कई पशुचारी जनजाति मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियों भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे फाल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तक, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। ठीक है, कांस्य मगरमच्छ, कुटिया, कोंड जनजाति उड़ीसा। तो ये कांस्य का एक मगरमच्छ यहाँ पर बना हुआ है जो कि कोंड जनजाति उड़ीसा में जो रहती थी उसके द्वारा निर्मित किया गया होगा। ठीक है, बनाया गया होगा या फिर इसका व्यापार किया जाता होगा। ठीक, बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो अब बदलता समाज कैसा था, नई जातियाँ कैसी थी, श्रेणियाँ क्या थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई
नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनारों, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक है, तो वर्ण की बजाय जाति क्या हुई, समाज के संगठन का क्या बन गई, आधार बन गई। ठीक, आगे देखते हैं जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उड़ियाकोंडन उदयान के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। ठीक है, तो ये जाति पर विचार विमर्श, इसके बारे में हमने अध्याय दूसरे में पढ़ा था। तो अगर आपने अध्याय 2 नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसको पढ़िएगा, फिर ये आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इसमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था, एक अलग धर्म को अपनाया जिसका नाम क्या था, इस्लाम। ठीक है, तो सनातनी हिंदू धर्म जो था वो क्या हुआ, यहाँ पर प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में क्या नहीं हो पाई, बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। ठीक है, राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलावों से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित किए गए हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि सामाजिक बदलाव जो हुए थे उसके बारे में यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर गौंड महिला दे रखी है राइट हैंड साइड पे। स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नज़दीक से एक नज़र किसकी? गौड़। जो 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो 2 उदाहरण दे रखे हैं उसके बारे में कि किस तरीके से परिवर्तन हुआ था। गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरहदों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामे में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में कितने गांव थे? 70,000 गांव थे। तो सोचिए इनकी जनसंख्या कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो जनजाति ही अपने आप में क्या होगी? बहुत ज़्यादा विशाल होगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। ठीक, आगे देखते हैं। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था।
84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिला कर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, गोंड राजा अमन दास जो थे, ठीक है, उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली थी। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। ठीक है, उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो जो गोंड जनजाति में महत्वपूर्ण रानी जो हुई, महत्वपूर्ण महिला जो हुई, वो कौन थी? दुर्गावती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायात में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। तो इस तरीके से गोंड क्या हुए, पहले बहुत ज़्यादा सफल हुए और उसके बाद सीधे उनका क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, और अंततः जब बुंदेलों और मराठाओं के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया तो उन संघर्षों में वो लोग असफल हो गए। तो पहला उदाहरण गोंडों का यहाँ पर दिया गया था कि वो किस तरीके से पहले उनका उदय होता है और फिर पतन होता है। अब पढ़ेंगे हम अहोम के बारे में। ठीक है, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूइयाँ भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। ठीक, 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, जब बाबर होता है, बाबर अपने युद्ध में इस्तेमाल करता है आग्नेय शास्त्रों का। ठीक है, तो और जो जनजाति थी, अगर जनजाति पूछी जाए तो अहोम थी, जिसने क्या करा था, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था 1530 के दशक में। ठीक है, और 1660 आते आते इसने क्या कर लिया, बारूद और तोपों का निर्माण में भी करने में भी क्या हो गए, सक्षम हो गए। ठीक, आगे देखते हैं। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिमी से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। ठीक है, अब यहाँ पर देखने से पहले एक ये मानचित्र है। यहाँ पर पूर्वी भारत की जो है जनजातियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं, जैसे कि मेघालय के आसपास की कौन है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक, और काचारीस है, नागा जनजाति है। ठीक है, अहोम जनजाति जो अहोम स्टेट में, मतलब असम स्टेट पे के आसपास रहती थी, कोच है, डफलास है, मिरिस है, चुटिया है। ठीक है, तो ये सभी की सब क्या है, पूर्वी भारत की जनजातियाँ हैं। ठीक, जिसके बारे में अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अहोम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे, पाइक कहलाते थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो लाइन आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो क्या कहलाते थे, पाइक कहलाते थे अहोम राज्य में। ठीक है, अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों
से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्य में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 1744 का इनका काल रहा के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राज्य ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। ठीक है, तो ये हुई यहाँ पर अहोम जनजाति की बात। तो अब देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल करके आया कि इन चीज़ों से। ठीक है, पूरे चैप्टर में जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीपों में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, जिस युग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, मध्यकालीन स्थितियों को देख रहे हैं ना। जब हम कक्षा 7 को पढ़ रहे हैं तो मध्यकालीन स्थितियों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस युग के दौरान उपमहाद्वीपों में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ है ना। अभी आपने ही देखा जो आपने पढ़ा अभी, है ना। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप ताकतवर हो गए। इसने उन्हें वृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। ठीक है, तो जो जनजातियां एक दूसरे से मिल नहीं पाई और जिन्होंने एक धर्म को या कोई धर्म को नहीं अपनाया, जिन्होंने अपना ही राज्य स्थापित कर दिया, तो वो क्या हो गए, राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। और जितना वो बढ़ गए तो उनके सामने क्या हो गई, जटिल समस्याएं और ज़्यादा उत्पन्न हो गई। ठीक है, साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति भी क्या हो गई, उनके साथ बढ़ गई, है ना। कोई बड़ा राजा उससे संघर्ष करने के लिए तो कोई ना कोई तो आएगा ही ना, उसको परास्त करने के लिए, अगर कोई बड़ा साम्राज्य है तो। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। और यहाँ पर अंत में अन्यत्र भी दिया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। मंगोल। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसने उत्तराधिकारियों के एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। आगे हम कभी मंगोलों के बारे में पढ़ेंगे। तो मंगोल जनजाति जो समाज था जिसका चंगेज खान क्या था, संस्थापक था। ठीक है, तो इसने क्या करा था, इसी शक्तिशाली को सैन्य बल में बदल डाला था। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर के अन्य अलग अलग जगहों पर इसने क्या करे थे, आक्रमण करे थे, जो कि जिन आक्रमण में ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, सफल हो गया था। ठीक है, तो इसने अपनी क्या कर दी, इस वजह से ही सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं अपने उत्तराधिकारियों को, है ना, एक तरीके से संपत्ति के रूप में प्रदान करी।
ठीक है। तो ये था यहाँ पर मंगोल के बारे में, जिसमें हमने चंगेज खान के बारे में पढ़ा। और इस चैप्टर को भी हमने बहुत अच्छे से देखा, जहाँ पर हमने सामाजिक परिवर्तनों के बारे में, खाना बदोश के बारे में, बंजारों के बारे में और जनजातियों के बारे में पढ़ा, है ना। आई होप आप लोगों को, सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं बार बार कहता आया हूँ कि एनसीईआरटी के द्वारा ही बेस क्लियर हो पाएंगे, है ना। तो ये कहानी के रूप में है, बस कहानी के रूप में देखते हुए चलना है और नोट्स अपने बनाते हुए चलने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।